हम अपनी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली जो कॉमनली इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो होते हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो इसको अब वन बाय वन हम समझते हैं कि क्या होते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि कोरोजन क्या होता है। तो पहला हमारा जो है वो क्या है, कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है इसको अब समझते हैं। जब भी एक्टिव मेटल या रिएक्टिव मेटल की सरफेस एयर, वाटर या फिर दूसरे सब्सटेंसेस जो हमारे चारों होते हैं उसके कांटेक्ट में आती है तो वो कोरोड हो जाती है। और कोरोड होने की ये जो प्रोसेस होती है उसे हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी मेटल की सरफेस पर एटमॉस्फेरिक गैसेस रिएक्ट करती हैं, जैसे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी या कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी या हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करेगी, तो अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अटैक करेगी तो वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करेगा तो वो सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इन एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आने से मेटल की सरफेस कुछ न्यू सब्सटेंसेस को फॉर्म करती है जो कि मेटल की सरफेस को थिन कर देते हैं और धीरे धीरे उस सरफेस को छोड़ने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन क्या है? कोरोजन इज ए process of slowly eating up of metals due to attack of atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide and water vapors on the surface of metals so as to convert metal into oxide। मतलब अगर ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आएगी, लॉन्ग टाइम तक कांटेक्ट में आएगी तो ऑक्साइड बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगी तो कार्बोनेट बनाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आएगी तो सल्फाइड फॉर्म करेगी। तो इस तरह से मेटल की सरफेस धीरे धीरे थिन होकर निकलती रहती है। तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं और कॉमनली इसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कह सकते हैं। लोहे में जंग लगना एक तरह से कोरोजन है। तो अब इसी के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। क्या होता है कि जब भी आयरन के आर्टिकल्स या आयरन का कोई भी आयरन से रिलेटेड कोई भी सब्सटेंस मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है। मॉइस्ट एयर में क्या होता है कि एयर भी होती है और मॉइस्चर भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर लिखा है कि Fe + O2, हम 3/2 O2 भी लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन को करने के लिए 3/2 O2 + XS2। यहाँ पर हमने X क्यों लिखा? क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम XS2 लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की एक रेडिश ब्राउन कोटिंग बन जाती है ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। आयरन की सरफेस के ऊपर हाइड्रेटेड कॉपर ऑक्साइड की एक रेडिश ब्राउन कोटिंग बन जाती है जिसे हम रस्ट कहते हैं। तो रस्ट केमिकली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होते हैं। अब इसकी बैलेंसिंग देख लेते हैं। यहाँ पर Fe + 3/2 O2 + X2O, तो यहाँ XS2O तो कॉमनली निकल गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, Fe2 है, यहाँ पर 2 थे तो हमने यहाँ क्या लगा दिया 2। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो 3 को तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते, नहीं तो वो हो जाएंगे, तो इसके नहीं तो वो क्या 6 हो जाएंगे। तो इसको बताने के लिए हमने क्या किया 3/2 × 2, तो इससे ये कैंसिल हुआ। तो ये तो मॉलिक्यूल है, लेकिन ऑक्सीजन के एटम कितने आ गए, 3 ऑक्सीजन एटम। तो 3 ऑक्सीजन एटम यहाँ 3 हैं, तो ये भी क्या हो गए, इससे बैलेंस हो गए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। वो कौन कौन सी कंडीशन है? पहला है एयर की प्रेजेंस और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये दो कंडीशन होने पर रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रोसेस होती है वो होती है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे कि जब कॉपर के आर्टिकल्स या कॉपर के वेसल्स को हम मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करते हैं, मॉइस्ट एयर में लॉन्ग टाइम तक एक्सपोज करते हैं, तो क्या होता है कि ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट की एक ग्रीन कोटिंग बना लेती है ऑन इट्स सरफेस। तो कॉपर की सरफेस के ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की एक ग्रीन कोटिंग बन जाती है, जिसके कारण कॉपर वेसल्स अपनी शाइन को लूज़ कर देते हैं, डल हो जाते हैं। इसी तरह से
जो सिल्वर के वेसल्स होते हैं या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो आफ्टर सम टाइम टार्निश हो जाते हैं। टार्निश का यहाँ मतलब है कि वो अपनी शाइन को लूज़ करके डल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी वो मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में आते हैं तो मॉइस्ट एयर से वो किससे अटैक करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड से अटैक करते हैं, जिसके कारण सिल्वर सल्फाइड की एक ब्लैक कोटिंग बन जाती है ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? टार्निश हो जाता है। इसका कहने का मतलब है कि अपनी शाइन को लूज़ कर देता है और डल हो जाता है। तो ये काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में फेस करते हैं। तो बच्चों, आपने ये समझा कि कोरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो इससे बचने के लिए कुछ मेथड्स यूज़ की जाती हैं। तो वो कौन कौन सी मेथड्स हैं, हम उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहली मेथड्स होती है आयरन आर्टिकल्स को प्रिवेंट करने के लिए कि अगर हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट कर दें। तो पहली मेथड है पेंटिंग द आयरन आर्टिकल। सेकंड है कि हम आयरन आर्टिकल पर ग्रीसिंग कर दें या ऑयलिंग कर दें, तो उससे भी हम आयरन आर्टिकल्स को बचा सकते हैं, जंग लगने से बचा सकते हैं। इसी तरह से बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम जिंक की एक थिन लेयर की कोटिंग आयरन के सरफेस के ऊपर करते हैं, जिससे वो प्रोटेक्ट हो जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक, मीन्स प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इसी तरह से हम और किस तरह से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बाय एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एल्युमिनियम की थिक ऑक्साइड लेयर की कोटिंग आयरन की सरफेस के ऊपर की जाती है, जिसे हम एनोडाइजिंग कहते हैं। इसी तरह से बाय मेकिंग एलॉय को भी बनाकर हम इस आयरन आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एलॉय एक होमोजीनस मिक्सचर होता है जो कि दो मेटल से भी मिलकर बन सकता है, एक मेटल एक नॉन मेटल से भी मिलकर बन सकता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने घरों में स्टेनलेस स्टील के बर्तन को यूज़ करते हो जो कि एक एलॉय है। इसके बारे में हम मेटल एंड नॉन मेटल में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। बच्चों, अब हम रेंसिडिटी की बात करेंगे, जो कि हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के इफ़ेक्ट्स का इफ़ेक्ट्स हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी कुक्ड फूड आइटम्स को लंबे समय तक के लिए रख देते हैं तो वो खाने के लिए सुटेबल नहीं होता, खाने के लिए वो योग्य नहीं हो पाता, खाने लायक नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि अगर हम उसे लॉन्ग टाइम तक रख देते हैं, ड्यूरिंग आपने समर सीज़न में देखा होगा, गर्मियों के समय में देखा होगा कि कोई भी ऑयल से बनी हुई चीज़ को जब हम लंबे समय तक रख देते हैं, या रात को बनी हुई सब्जी को अगर हम सुबह देखते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसमें से बैड स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट करने पर बैड टेस्ट आता है। तो वहाँ पर जो सब्सटेंस है वो क्या हो गया कि वो रेंसिड हो गया। रेंसिड का मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया, उस फूड में जितना भी ऑयल और फैट्स प्रेजेंट था, मौजूद था, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, जिसके कारण वो खाने योग्य नहीं रह गया। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन की, उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में रेंसिडिटी इज़ ए प्रोसेस ऑफ स्लो डाउन प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। तो फूड में जो भी ऑयल और फैट्स प्रेजेंट होते हैं, अगर उसे लॉन्ग टाइम तक रख दिया जाता है तो उसमें से उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि उसमें से बैड स्मेल आने लगती है और बैड टेस्ट आने लगता है, जो कि हमारे खाने योग्य नहीं होता है, खाने लायक नहीं होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। तो अब इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो इसको बचने के लिए कुछ प्रिवेंशन मेथड्स होती हैं। वो प्रिवेंशन मेथड कौन कौन सी होती हैं उसको जानते हैं। नंबर 1 है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, आप कभी भी कोई भी मार्केट से फूड स्टफ लाते हो, मतलब कोई भी पोटैटो चिप्स या नमकीन के पैकेट लाते हो, तो उसके पीछे आप देखोगे तो वहाँ पर एडिंग एंटीऑक्सीडेंट लिखा होता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो उस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं, जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर द सब्सटेंस विच स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिससे कि वो फूड हमारा लॉन्ग टाइम तक सेफ बना रहता है, खाने योग्य बना रहता है, खाने लायक बना रहता है। सेकंड है बाय फ्लशिंग बैग्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन।
आपने देखा होगा कि जब भी आप चिप्स के पैकेट लेके आते हो वो बड़े फूले फूले रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक इनर्ट गैस भरी रहती है। जैसे कि यहाँ पर जो पोटैटो के चिप्स होते हैं या कोई भी चिप्स होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, फ्लश की जाती है। फ्लश करने का मतलब है कि उसको ताजगी देने के लिए पोटैटो चिप्स में या पोटैटो के बैग्स के अंदर या कोई भी चिप्स पैकेट के अंदर नाइट्रोजन को भर दिया जाता है, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से प्रोटेक्ट रहते हैं, बचे रहते हैं, और वो फूड आइटम्स यानी कि चिप्स के पैकेट जो होते हैं लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित बने रहते हैं और हम उसे खा सकते हैं। इसी तरह से थर्ड है बाय वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग करके भी हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं। ये अगर हम फूड मटेरियल, आप देखते होंगे कि घरों में फूड मटेरियल को एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो एयर की या मॉइस्चर की प्रेजेंस में नहीं आ पाते, जिसके कारण जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते। तो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो वो काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। इसलिए जो भी फूड मटेरियल होते हैं वो एयर टाइट कंटेनर में रखे जाते हैं। फोर्थ है बाय रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ। आपने देखा होगा कि ये सभी के घरों में फ्रिज होता है। वो इस फ्रिज का यहाँ पे वर्क क्या होता है कि कोई भी खाना जो हमने बनाया होता है अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, जिससे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है और हमारा फूड स्टफ, हमारा खाना जो है वो सुरक्षित बना रहता है, ख़राब नहीं होता है, उससे बैड स्मेल और बैड टेस्ट नहीं आ पाती है और उसे हम नेक्स्ट डे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ समझा कि अगर हमें रेंसिडिटी से बचना है, फूड स्टफ को या फूड मटेरियल को ऑक्सीडेशन से बचाना है, तो हमें कौन कौन सी प्रिवेंशन मेथड यूज़ करनी चाहिए, जिसमें आपने पढ़ा बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाय फ्लशिंग, सेकंड है बाय फ्लशिंग बैग्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन, बाय वैक्यूम पैकिंग एंड बाय रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ।